बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं लीगल हब। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों का खर्चा नानो नफका या वाइफ और एक्स वाइफ का खर्चा। फैमिली कोर्ट्स में बेशुमार केसेस ऐसे देखने में आते हैं जहां पर बच्चों के खर्चे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्विटीज पाई जाती हैं, लेकिन एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 2020 SCMR 100 में कुछ असूल वज़े कर दिए गए खर्चा के हवाले से। इस जजमेंट के मुताबिक अगर बाप की जो इनकम है वो 50,000 से ऊपर है या 50,000 तक या उससे ऊपर है तो फिर उसका खर्चा बच्चों का कम से कम 7500 रुपया लगेगा। एक बच्चे के हवाले से 7,500 रुपया खर्चा। अलावा ही अगर जो औरत है या खातून ने एक तलाक ले ली हुई है तो गैर आबादी से लेकर जब तक वो अपने घर में अपने मेका घर में रही है तब तक का खर्चा उसे देना होगा, तलाक से पहले पहले। तलाक होने के बाद 3 माह का इद्दत का खर्चा भी शोहर को अदा करना होगा। और बच्चों के हवाले से अगर तो वो लड़का है तो उसकी 18 साल तक बाप की जिम्मेदारी है खर्चा देना, और अगर बच्ची है बेटी है तो उसको शादी तक खर्चा देना, खर्चा नानो नफका अदा करना बाप की जिम्मेदारी है। और अगर वालिद ने मुलाकात करनी है, अगर मुलाकात का उसने गार्डियन एक्ट के तहत कोई दावा या दरख्वास्त दायर की हुई है तो वो 2,000 रुपया एक मुलाकात के वक्त जो है वो बाप को अदा करना होगा। इसमें आने जाने के तमाम अखराजात जो कंसीडर किए जाएंगे कि जो बच्चे हैं वो मुलाकात के लिए जब वालदा अदालत में लेके आती है तो उसका जो अखराजात होंगे वो बाप को 2,000 रुपये की शक्ल में अदा करने होंगे। अगर आपको लगता है कि अदालत ने खर्चा कम लगाया है बच्चों का तो ये साइटेशन आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हायर कोर्ट्स की जो जजमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो लोअर कोर्ट्स मानने की पाबंद हैं। इसके अलावा अगर कोई डिलीवरी चार्जेस हैं, कोई बच्चा बच्ची गैर आबादी के बाद पैदा हुआ है या कोई सामान जहेज है तो वो भी आप एक ही दावे में सब कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं और अदालत सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आपकी जो है वो शहादत को देखते हुए वो अखराजात भी आपको दिलवा सकती है, सामान जहेज के पैसे तक आपको दिलवा सकती है। लेकिन अगर वालिद का स्टेटस इतना नहीं है, अगर वो कमाता ही 10, 20, 15 हज़ार है तो फिर उस पर जो है वो 7,500 खर्चा नहीं लगेगा, बल्कि वो बाप की कमाई को, इनकम को देखते हुए जो है वो खर्चा लगाया जाएगा, बाप के स्टेटस को देखकर बच्चों का खर्चा लगाया जाएगा। अगर वालिद जानबूझकर अदालत में आता नहीं है, पेश नहीं होता या खर्चा देने से इनकारी हो जाता है तो उसके वारंट भी इशू हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हो सकती है, उसकी कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई आप एविडेंस प्रेजेंट करते हैं तो अदालत उसको जब्त करने के इख्तियारात रखती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि दादा की सूरत में बच्चों के खर्चे का जिम्मेदार होगा, लेकिन जो प्रायोरिटी बेस पर जिम्मेदारी आएगी वो बाप और बाप के बाद माँ पर आएगी। उसके बाद हालात को देखते हुए अदालत जो है वो दादा को बाउंड करेगी खर्चा देने पर। अगर कोई बंदा खर्चा नहीं अदा करता, बच्चों का नानो नफका अदा नहीं करता तो अदालत उसे जेल भेजती है, जेल भी भेज सकती है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी सामने नहीं आती या एज रिकवरी नहीं अदालत करवा सकती तो उस बंदे को जेल की सजा 1 साल की सजा हो सकती है। 1 साल तक उसकी जमानत नहीं होगी। 1 साल के बाद अगर वो रहा होकर बाहर भी आ जाता है तो भी उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ये तब तक उसकी जिम्मेदारी रहेगी जब तक वो खर्चा पे नहीं कर देगा। ऐसे में जमानत होने के बाद या जेल से रिहाई के बाद भी वो शख्स अगर कोई प्रॉपर्टी कल को खरीदता है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वो भी अदालत जो है वो कल को जब्त कर सकती है और वहां से रिकवरी करके वालदा को या उसकी जो साबका एक्स वाइफ है अगर उसका खर्चा बनता है या बच्चों का जो खर्चा नानो नफका है उनको वो अदा करेगी। फैमिली कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, वो किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग FBR से मालूमात ले सकती है, बैंक स्टेटस निकलवा सकती है या अदर देन कोई भी इदारा है कोई सैलरी स्लिप से मंगवा सकती है। कुछ भी वो उस बंदे के स्टेटस के बारे में जानना चाहे तो वो रेलिवेंट अथॉरिटी से, रेलिवेंट अदारों से उसकी डिटेल मंगवा सकती है। और अगर कोई एसेट्स सामने आ जाते हैं तो अदालत उनसे रिकवरी करवाकर उन बच्चों को और उसकी एक्स वाइफ को जो है वो खर्चा दिलवाएगी। अक्सर औकात ऐसा देखने में आता है कि जब खातून की तरफ से कोई दावा दायर किया जाता है तो वो अपने शोहर की या साबका शोहर की जो आमदन है वो बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, यानी कि वो बैरून मुल्क रहता है, वो 3 से 4 लाख कमा रहा है, या वो पाकिस्तान में अगर वो मजदूरी भी कर रहा है तो उसकी कोई बताया जाता है कि ये बंदा बड़ा लैंडलॉर्ड किस्म का बंदा है जी, इसने जो है वो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी का काम करता है या कोई शोरूम बना रखा है। तो ऐसे में ये प्रूफ करना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपने जो है वो एक दावा दायर कर दिया है उसमें आपने अपने हावंद की या साबका शोहर की या बच्चों के वालिद की आपने आमदन बताई है कि 3 से 4 लाख और अदालत उसको मनवन तस्लीम कर देगी, वो आपने प्रूफ भी करना होगा। अनदर हैंड जो है वो बाप है, जब वो अगर कोर्ट में आ जाता है
तो उसे भी ये प्रूव करना होगा कि ये अगर उस पर एलिगेशन है वो इतना नहीं कमा रहा, वो तो 15, 20 या 25 हज़ार तक पे जो है वो पे ले रहा है या सैलरी ले रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है, तो उसे भी ये प्रूव करना होगा। इस पर भी ये साइटेशन है कि बीवी का या बच्चों का ये प्रूव करना जरूरी नहीं होता। जब आप पर कोई एलिगेशन लग रहा है या आप ये चीज अदालत के सामने प्रेजेंट की जा रही है कि ये बंदा 5 लाख, 3 लाख या 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये उस बाप की या उस शोहर की जिम्मेदारी है कि उसको डिनाई करे और जो है वो अपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश करे। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 2023 CLC 161, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बाप पर होगा, वो डिफेंडेंट पर होगा। उसने ये प्रूफ करना होगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये प्रूफ करना नाबालिग का या उसकी साबका बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उस बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये चीज भी देखने में आती है कि अक्सर का जो वालिद है, बाप है या शोहर है, वो भी डंडी मार जाता है। वो भी अदालत में जब अपना जवाब दावा प्रेजेंट करता है तो उसमें अगर उसकी 70-80,000 प्लस भी पे हो तो वो भी यही कहता है कि मेरी 10 या 20 हज़ार रुपया तनख्वाह है। लेकिन ये साबित उसी ने करना है कि वाकई ही उसकी 10-20 हज़ार तनख्वाह है, उसने कोई सैलरी स्लिप साथ लगानी है या अपना इनकम का जो है रिकॉर्ड है वो शो करना है। लिहाजा जो अदालतें हैं वो वालिद के फाइनेंशियल स्टेटस को जरूर देखती हैं, उसको वो जरूर सामने रखती हैं। मनोमान जो है वो किसी भी दावे को वो तस्लीम नहीं कर लेती। इस चीज को अदालत जो है वो कंसीडर करेगी, उसका स्टेटस देखेगी वालिद का, उसके डॉक्यूमेंट देखेगी जो वो प्रेजेंट कर रहा है, ना कि जो दावा दायर किया गया है उसकी जो है वो इबारत को देखेगी। अगर बाप या बच्चों का वालिद जो साबका शोहर या उस बीवी का लिख कर भी दे देता है कि मैं बच्चों से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता या बच्चे जो है वो माँ के हवाले कर दिए जाए और मुझे खर्चा से बरी कर दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इस पर भी एक साइटेशन मौजूद है 2018 MLD 1315। इसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि बाप खर्चा से डिनाई नहीं कर सकता, उसे हर हाल में खर्चा पे करना है। अगर खातून नाबालगान के साथ अदालत में आ जाती है, चाहे उनका कोई आपस में एग्रीमेंट पहले हो चुका हो है, फिर भी वो खर्चा लेने की हकदार है। इसी तरह बाप को बच्चों की मुलाकात से भी नहीं रोका जा सकता। कोई भी खातून या वालदा ऐसा नहीं कर सकती कि वो खर्चा ले रही है और बाप की मुलाकात जो है वो नहीं करवा रही बच्चों से। ऐसे में कोर्ट उस खर्चे को बंद भी करवा सकती है और वालदा को फोर्स किया जा सकता है कि बच्चों को जो है वो अदालत में प्रेजेंट किया जाए। फैमिली कोर्ट के पास इस हवाले से बेशुमार इख्तियारात है। एक और फैमिली जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की PLD 2018-819। ये भी चीज सामने आती है, ये भी देखने में आता है कि औरत कहीं और शादी कर लेती है, किसी दूसरी जगह पर अगर वो चली जाती है, लेकिन इससे पहले जो बाप है उसकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी। बच्चों का जो रियल फादर है उसने वो खर्चा पे करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वालिद आके अदालत में ये कह दे जी अब तो उसने शादी कर ली है, अब उसका जो दूसरा हवद है वो तो ठीक ठाक पैसे कमा रहा है तो वो खर्चा पे करे। तो ऐसा नहीं होगा। जिसकी वो औलाद है, जो पहला हवन था उस औरत का, उसमें से जो उसके बच्चे हैं वही उन बच्चों को खर्चा पे करने का वैसे ही जिम्मेदारी है उसकी जैसे कि शादी से पहले उस बीवी की उस हवन की जिम्मेदारी थी। कोई भी फैमिली दावा दायर करने के लिए जो लवाजमात हैं उसमें आपका ID कार्ड होना जरूरी है। बच्चों का बे फार्म या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आपने साथ लगाना है। इसके अलावा स्कूल के लवाजमात हैं, वैन के अखराजात हैं या दीगर कोई भी अखराजात है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने लगाने हैं। अगर कोई गैर आबादी के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसके डिलीवरी के मामलात, हॉस्पिटल के मामलात, मेडिसिन के अखराजात, वो सारी चीज़ें आपने लाजमी प्रेजेंट करनी है कोर्ट में। और ये कॉपीज नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट करने। साथ साथ आपने वालिद की आमदन की अगर कोई तफसील आपके पास है, उसका कोई बैंक अकाउंट है या कोई स्टेटस है, कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने अदालत में प्रेजेंट करनी है, जिससे आपका दावा मजीद मजबूत होगा। उसके अलावा जब आप दावा दायर करेंगे तो 2 विटनेसेस भी आपने साथ देने हैं, 2 गवाहान भी आपने साथ प्रेजेंट करने हैं, ताकि कल को कोर्ट में जब शहादत का टाइम आए, एविडेंस का टाइम आए, तो वो दो जो गवाहान हैं वो आपके मौक़िफ़ की तायीद कर सके। दावा दायर होने के बाद कोर्ट नोटिस करती है दूसरी पार्टी को या वालिद को, बाप को या आपका जो हस्बैंड है उसको नोटिस करती है कि वो अदालत में आए और अपना जवाब प्रेजेंट करे। अगर तो दोनों फरीकैन में डाइवोर्स नहीं हुई अभी तक तो फिर अदालत पहले कोशिश करती है मसालत करवाने की, कि किसी तरह से ये फरीकैन आपस में मसालत पर आ जाए और मिल बैठ के ये मामलात को तय कर लें। लेकिन अगर तो डाइवोर्स हो चुकी है फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो खर्चा लगने ही लगना है। फिर जैसे ही जवाब दावा आ जाता है
پہلی ہی تاریخ پر یا دوسری تاریخ پر عدالت جو ہے وہ خرچہ لگانے کی پابند ہوتی ہے، اس نے وہ انٹرم خرچہ 17 سیکشن 17A کے تحت لگا دینا ہوتا ہے۔ انٹرم خرچے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت پہلے ہی ہاتھ 10,000 یا 20,000 خرچہ لگا دے گی، اس میں عدالت نے سچویشن کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اتنا خرچہ لگانا ہوتا ہے کہ جو دونوں پارٹیز کو جس پہ جو ہے وہ ایگری ہو جائے اور دونوں پارٹیز کے لیے مسائل پیدا نہ ہو، کہ کل کو جب دعوے کی اصل حقائق سامنے آئے تو اگر خرچہ 10-20,000 لگا ہوا تو بعد میں پتہ چلے کہ والا تو ہے ہی مزدور، اس کی تو ٹوٹل انکم ہی 15-20,000 ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انٹرم خرچہ عدالت جو ہے وہ اپنی ثوابدیدی پر لگاتی ہے، ڈاکومنٹس کو دیکھ کر لگاتی ہے، دونوں دعویٰ جات کو پڑھنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ کیا مناسب انٹرم خرچہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب دعویٰ چلتا ہے 6 ماہ 7 ماہ 10 ماہ یا 1 سال تک چلتا ہے، جب فائنل ڈگری یا فائنل آرڈر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو عدالت فائنل خرچہ لگاتی ہے اس پر پھر 10% انکریمنٹ بھی لگتا ہے۔ اب 10% جو انکریمنٹ لگے گا وہ بیسک ویلیو پر لگے گا، اس پر بھی ایک سائٹیشن موجود ہے 2022 MLD 1765۔ اس کے مطابق عدالت جو بھی انکریمنٹ لگائے گی وہ 10% بیسک ویلیو پر انکریمنٹ آپ نے جو ہے وہ پرزیوم کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا خرچہ 10,000 لگ گیا ہے، سال کے بعد آپ جو ہے وہ 10% اس پہ اضافہ لے رہے ہیں اور وہ 11,000 ہو گیا اور نیکسٹ ایئر وہ 11,000 پہ لگے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ایئر بھی اسی 10,000 پہ 10% انکریمنٹ دینا ہوگا، یعنی کہ جب تک اس نے خرچہ پے کرنا ہے وہ 5 سال 10 سال 20 سال وہ بیسک ویلیو پر ہی اس نے 10% انکریمنٹ لگانا ہے۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔